नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। ईडी की छापेमारी की खबरें तो आप देखते सुनते होंगे, पर क्या ये सुना है कि ईडी के दफ्तर पर छापेमारी के लिए पुलिस पहुंच गई? झारखंड में कुछ ऐसा ही हुआ और इसके बाद शुरू हुआ सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर। केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर में राज्य की एजेंसी की दबिश को सियासी दबाव बनाने के तौर पर देखते हुए केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के नेता राज्य की सत्ता में बने नेताओं पर षड्यंत्र का आरोप लगाने लगे और अब इन आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच हंगामा बढ़ता जा रहा है। दरअसल ईडी के एक कर्मचारी पर पेयजल विभाग के एक कर्मचारी ने मारने पीटने का, गाली गलौज करने का आरोप लगाया और इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर पुलिस की टीम ईडी दफ्तर में जांच पड़ताल के लिए पहुंची और इसके बाद शुरू हुआ सियासी हंगामा। तो आज का मुद्दा यही है कि क्या झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और पुलिस का आमना सामना देखने को मिलेगा। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए कमल ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रतुल जी, आपसे सवाल बस यही है कि क्या पुलिस अगर किसी मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है तो उसको लेकर इतना बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा करना जरूरी है? देखिए, सवाल दीपक यहाँ ये है कि किस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और क्या पुलिस को ऐसी कार्रवाई करने का हक है। देखिए, सबसे पहले कहते हैं ना, वो कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब आप देखिए, ईडी कोई एग्जीक्यूटिव आदेश से बनी हुई संस्था नहीं है। वो देश के संविधान के तहत गठित पार्लियामेंट ने जो इस ईडी को 2002 में गठन किया था पीएमएलए एक्ट के तहत, और 2022 में मोतीलाल चौधरी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि ईडी को सीज करने की, किसी को सम्मन करने की शक्तियां नहीं है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए सुप्रीम आदेश दिया था कि ईडी को ये सारी शक्तियां हैं और ईडी बिल्कुल संवैधानिक तरीके से काम कर रही है। तो आज का ये जो राज्य सरकार का हमला था, ये सीधे तौर पर मुझे लगता है फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला था, जो राज्य और केंद्र के बीच के समन्वय का हमला था, और ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। आप देखिए, संतोष कुमार नाम का एक क्लर्क था, बस मैं बहुत संक्षेप में आपको इतिहास बता रहा हूं। संतोष, उसके ऊपर आरोप लगा कि उसने बड़े इंजीनियर्स के साथ, बड़े नेताओं के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का गबन किया। 20 करोड़ के गबन प्रारंभिक सिर्फ एक डीड में उसका पकड़ा गया। सदर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ, संतोष कुमार को जेल भेजा गया। उसके बाद संतोष कुमार छूटा, एसीबी ने केस को टेक ओवर किया। ईडी ने इसी बीच ईसीआईआर दर्ज किया क्योंकि संतोष कुमार ने 20 करोड़ रुपए जो गबन किए थे वो अपने अकाउंट से निकालकर अपनी वाइफ के अकाउंट में भेजा था। उसके वाइफ के अकाउंट से ये साक्ष्य मिला था कि ये विदेशों तक ट्रांसफर हुआ। ये सारा कुछ, मतलब आप देख सकते हैं, ये सोशल मीडिया पे है, ये सारा कुछ नेट पे है, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो उसके बाद ईडी ने ईसीआईआर के दर्ज पे संतोष कुमार को 3 बार सम्मन दिया। संतोष कुमार नहीं गए। संतोष कुमार को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा था। उसके बाद अचानक एक दिन संतोष कुमार पहुंच जाते हैं ईडी के दफ्तर, जैसा आज सुबह से मीडिया की खबरों को देखकर पता चलता है, और उसके बाद वो अपना बयान दर्ज करने के लिए कहते हैं। ईडी के अधिकारी भी कहते हैं कि आप आ गए हैं तो बयान दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद बातचीत के क्रम में जैसा खबरें चल रही है मीडिया में कि ईडी के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने बोतल उठाकर सर पर मार लिया और उसके बाद सदर अस्पताल में एडमिट हो गए। और देखिए, उस दिन, जिस दिन वो एडमिट हुए और उनके ऊपर सारा कुछ, उनका हॉस्पिटलाइजेशन की बात आई और जो मेडिकल रिपोर्ट हुआ, उस दिन कुछ नहीं हुआ। संतोष कुमार दूसरे दिन पहुंचते हैं एयरपोर्ट थाने में और एफआईआर दर्ज करते हैं। आनन फानन में 24 घंटे के भीतर में पुलिस जो है वो सीधे 6:30 बजे सुबह ईडी के दफ्तर पहुंचती है। अब आप बताएं, 6:30 बजे सुबह इनको कौन अधिकारी मिलेगा? और इस मामले में अगर संतोष कुमार ने दर्ज किया था तो बीएनएस की धाराओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसका पक्ष रखने के लिए, वो खास करके जब केंद्र सरकार के अधिकारी हो जिनको प्रोटेक्शन प्राप्त है, तो उनको बीएनएस के धारा के तहत वो सम्मन करके पूछ सकती थे। लेकिन नहीं साहब, यहाँ तो दिखाना था ना, कलकत्ता मॉडल दिखाना था। जब
ईडी पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार जो भी डीजीपी हैं उनके घर रेड करने पहुंची थी, तो ईडी के दफ्तर को गिरफ्तार कर लिया था। आज एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, जब ममता बनर्जी जी ने वो ग्रीन फाइल जिसमें सीडी था उसको सीज कर लिया था और 3-3 एफआईआर भी करवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने निर्णय में कहा है कि जो ईडी के अफसरों के साथ हुआ ये फेडरल स्ट्रक्चर पर खतरा है और तीनों एफआईआर पर फर्दर कार्रवाई करने से राज्य सरकार को रोक लगा दी। तो हमारा पूरा मामला है कि ये राज्य सरकार की बदले की कार्रवाई है, क्योंकि इसी ईडी के मुख्यमंत्री जी भी अभियुक्त हैं, वो जेल भी गए थे, अभी फिलहाल बेल में वो बाहर है। पूरे मामले का अभी पटाक्षेप नहीं हुआ है। राज्य सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायकों ईडी के रडार पे हैं। तो हमारा मानना है ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए की गई बहुत ही घृणित कार्रवाई है। इसके दूरगामी परिणाम जो है वो राज्य सरकार को झेलने होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस एजेंसी को सही ठहराया है, साहब आप 6:30 बजे सुबह उस एजेंसी के दफ्तर रेड करके और जिस तरीके का भारी पुलिस बंदोबस्त हुआ था, ये लग रहा था। चलिए, आपकी पूरी बात कमल जी समझ रहे हैं। और प्रतुल जी, दो महत्वपूर्ण बात है जिसका मैं चाहूंगा कमल जी जवाब दें। एक ये कि बंगाल के स्टाइल में पुलिस झारखंड में काम कर रही है, दूसरा आपने ये कहा कि दूरगामी परिणाम भुगतने होंगे, यानी कि दबाव बनाने वाला लहजा आपका भी है। तो कमल जी से इस पर हम जरूर जवाब लेना चाहेंगे। कमल जी, देखिए, जो पूरे संवैधानिक जो संस्था है उस पर कब्जा करने वाले संविधान की दुहाई देंगे। आज जो हुआ वो एफआईआर के क्या ईडी के आदमी संविधान से ऊपर है, उन पर एफआईआर नहीं हो सकता है? जब एफआईआर हुआ है उसके इस पर पुलिस गई है, गिरफ्तारी करने गई हो, पूछताछ करने गई हो, जो भी हो सकता है जी। अब इन्होंने कहा कि वो ईडी ने कहा कि अफसर ने कहा कि वो अपने सर पर बोतल मार लिया। तो ईडी के तो सारे अफसर राजा हरिश्चंद्र हैं, वो तो झूठ बोलते नहीं हैं। अरे जो जिसको चोट लगा उन्होंने कहा कि हमको ईडी के लोगों ने पीटा है, और तो उन पर अगर एफआईआर हुआ तो स्वाभाविक तौर पर कानून का राज है झारखंड में जी, तो जाएगा ही पुलिस अपना काम करने। पुलिस नहीं जाएगी तो गलत, चली गई तो गलत। देखिए, सीधा सा बात समझिए, ये तो पूरे संस्थाओं पर कब्जा करके बीजेपी शासन बैठा हुआ है, देश के सारे संस्थाओं पर। अब इनके ऊपर जब संस्थाओं पर जब क्लेम आया है तो ये ईडी का ये प्रवक्ता बने हुए हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप जो है, जो सरकार काम कर रही है, जो पुलिस काम करे उसको करने दीजिए। अगर सही गलत बिल्कुल सही कहा कमल जी। दूध का दूध पानी। प्रतुल जी ने इस बात का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। कमल जी आ रहे हैं, प्रतुल जी आपका जवाब लेंगे। प्रतुल जी ने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि 6:30 बजे सुबह ईडी दफ्तर टीम पहुंच गई है। कोई दफ्तर नहीं खुलता, हमारा दफ्तर भी उसी समय खुलता है क्योंकि हमारी मजबूरी है 24/7 रहने की। ईडी के दफ्तर में शायद ऐसी कोई मजबूरी नहीं होगी। और अगर इतनी ही तत्परता झारखंड पुलिस टीम को दिखानी थी तो जिस समय एफआईआर हुआ उसी समय क्यों नहीं छापेमारी की गई? यह सवाल स्वाभाविक तौर पर उठता है। कमल जी, इसका क्या जवाब देंगे? देखिए दीपक जी, इस देश में 5:30 बजे मुख्यमंत्री शपथ ले लेता है, तो ईडी कार्यालय जाना बहुत अलग विषय नहीं है। पुलिस रात में भी 12 बजे भी जाती है, सुबह 6 बजे भी जाती है, रात के 3 बजे भी किसी के यहाँ दबिश करने जाती है। इसमें अलग क्या दिख रहा, हमको यह समझ में नहीं आया। एफआईआर होगा, पुलिस अपना काम करेगी। तो पुलिस अपना काम की, जिस देश में 5:30 बजे सरकारें बन जाती है, जिस देश में रात में 12-1 बजे सरकारें गिर जाती हैं, उस देश में आप सवाल उठा रहे हैं कि 6:30 बजे क्यों गए? चलिए, वैसे कई उदाहरण है। प्रतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब भी सुन लेते हैं। चलिए, कानून काम कर रहा है। प्रतुल जी, इतने परेशान होने की क्या जरूरत है? ईडी के प्रवक्ता बनने की क्या जरूरत है? मैं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने जो बातें कही, ईडी का प्रवक्ता कोई नहीं बन रहा। ईडी को इसमें ऑफिशियल बयान तो जब आएगा तो आएगा। सच्चाई का पक्ष तो हमेशा लेना चाहिए। और जो रात में 12 बजे सरकारें बनने की बात कर रहे, गिरने की बातें कर रहे, 5:30 बजे बनने की बात कर रहे हैं, भाई इनको बताना चाहिए कि धारा 356 का दुरुपयोग करके 100 बार से ज्यादा चुनी हुई राज्य सरकारों को कांग्रेस की सरकार ने कैसे डिसमिस किया? क्या वो संविधान की हत्या नहीं थी? इमरजेंसी लगाकर किसने संविधान में मौलिक अधिकारों को नागरिक का छीना? दूसरी बात, मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं
जो संविधान के एक्ट में है, पीएमएलए एक्ट 54 का सेक्शन, माफ कीजिएगा, पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 54 साफ तरीके से कहता है कि ईडी को जो भी एजेंसी असिस्टेंस देने के लिए ईडी के साथ रखा गया है, उनमें इनकम टैक्स, कस्टम्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी एंड स्टेट पुलिस। तो ऐसा असिस्टेंस आपने देखा है कभी? एक अभियुक्त की जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद वो जिस तरीके का एक नैरेटिव रचा जाता है और उसके बाद वो थाने में जाकर केस करता है, और राज्य सरकार ने पहले इसी को जेल भेजा है और आज इसी के कहने पे आज ईडी के ऑफिस में रेड कर रही है। सदर थाने में इसी संतोष कुमार प्रतुल जी, इसे भी तो गलत नहीं ठहरा सकते ना, उसका भी अपना अधिकार है। अगर वाकई में उस पर हमला हुआ है, किसी ईडी के कर्मचारी या अधिकारी ने वार किया, तो उसकी जांच पड़ताल तो जायज है ना। अधिकार की बात नहीं करता हूं जी दीपक, बिल्कुल जांच पड़ताल जायज है, जांच पड़ताल जांच होनी भी चाहिए, पर बीएनएस में जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं, पुराने आईपीसी और सीआरपीसी में सेक्शन 41A था जो बीएनएस में बदल गया है, जिसमें आपको संबंधित अधिकारी जिन पर आरोप है उनको नोटिस देकर बुलाने का हक था, जब तक कि वो 10 वर्ष से ज्यादा का सजा का प्रावधान नहीं हो। तो ऐसा ईडी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ साहब? आप रेड करने 6:30 बजे सुबह पहुंचते हैं और उसके बाद पूरा मीडिया जंबूरी बन जाता है और 7 थाने की पुलिस, जैसा मैं तो मीडिया में देख रहा था, आकर वो ईडी के दफ्तर को घेर लेते हैं। फिर जब वापस प्रोटेक्शन के लिए सीआरपीएफ भी आती है तो धीरे धीरे करके पुलिस कम होती जाती है। आप बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन सुबह 6:30 बजे रेड करके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कि आप यही दिखाना चाह रहे हैं साहब कि भ्रष्टाचार यहां शिष्टाचार है, हम भ्रष्टाचार करेंगे? मुख्यमंत्री जी ईडी के आरोपी हैं, कई सहयोगी उनके ईडी के आरोपी हैं। ठीक है, सुबह 6:30 बजे समय को लेकर और कार्रवाई के प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ धीरज कुमार भी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में थोड़े कानूनी पहलू को भी हम चाहेंगे हमारे दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएं। धीरज जी, हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। ईडी के दफ्तर में पुलिस जांच के लिए पहुंची और उसे सियासी नजरिए से सत्ता पक्ष और विपक्ष, झारखंड के तमाम नेता देखने लगे हैं। तो सियासी तो हम बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा कानूनी पहलू आपसे समझना चाहेंगे इस कार्रवाई को लेकर। धीरज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए हम फिर से जुड़ जाते हैं, कुछ तकनीकी समस्या हो रही है। कमल जी, गंभीर आरोप है, क्या कहेंगे? प्रतुल जी की बातें आप सुन रहे हैं। देखिए दीपक जी, जिस देश में 25 ऐसे नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप था, जिस पर ईडी का दबिश भी पड़ा था, वो सारे लोग शिष्टाचार में आज बाहर हैं, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। जो लोग भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाते हैं, वो भ्रष्टाचार के विषय पर बात करते हैं। जब तक आप कांग्रेस में रहिए या अन्य दल में रहिए, ईडी आपके पास दौड़ता रहेगा, और जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, ईडी पता नहीं कहां चली जाती है। नहीं तो इसका अगर मतलब ईडी ये गलती की प्रतुल है, जी का अगर स्पष्ट ईडी आरोप है सताएगा कि तो सत्ता उस पर में भी आप केस होगा, हैं, तो दबिश होगा। नहीं कमल जी, प्रतुल जी का सीधा सा आरोप है, उसका हम चाह रहे हैं आप जवाब दे दें। उनका ये कहना है कि आपके पार्टी के नेता हो या आपके सहयोगियों के पार्टी के नेता हो, उन पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो अब ईडी के अधिकारियों को, ईडी की टीम पर दबाव बनाने, उन्हें धमकाने का प्रयास राज्य पुलिस के मदद से करने की कोशिश होती दिख रही है, ये इनका आरोप है। देखिए दीपक जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ईडी पर दबाव बना के तो सरकार, देश की सरकार दूसरे पर छापा डलवाती है। जहां तो उसी का इलेक्शन बदला आएगा, चुकाया वहां जा रहा है ना, छापा ये तो चला कह रहे जाता है। हैं। अभी देख लीजिए, बंगाल में ईडी घूमने लगी। तो वही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि ईडी जब चुनाव आता है, कुछ आता तो ही क्यों जाती है। और मेरा मानना है कि केवल झारखंड में क्या हेमंता बिस्वा शर्मा के पीछे ईडी को नहीं लगाना चाहिए? क्या अजीत पवार के पीछे ईडी को फिर से नहीं लगाना चाहिए? ठीक है, हम मुकुल राय के पीछे नहीं लगाना चाहिए? कानूनी पहलू को समझ लेते हैं। आप लोगों की बात हम सुन पा रहे थे। सेलेक्टिव जब है तो स्वाभाविक तौर पर आप पर सवाल उठ रहा है। अच्छा। और एफआईआर हुआ है तो निश्चित रूप से कानून का राज है।
वो पुलिस जाएगी और गिरफ्तार भी करेगी। नहीं, वही सवाल इस वजह से उठ रहा है ना कि पुलिस जा रही है गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। अरे जब एफआईआर है, जब एफआईआर है तो होगी, वही तो एफआईआर है तो होगी, सजा उसमें तय होगा। ठीक है प्रतुल जी, कमल जी, हम थोड़ा कानूनी पहलू समझ लेते हैं। एडवोकेट मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरज जी। धीरज जी से हम समझ लेते हैं। धीरज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है जी। ईडी के दफ्तर पुलिस की टीम पहुंची है। ईडी के एक कर्मी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। कार्रवाई के समय और कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाया जा रहा है और इसे सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। ईडी पर राज्य की एजेंसी के माध्यम से सरकार द्वारा दबाव बनाने के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके कानूनी पहलू से हम रूबरू होना चाहेंगे। ईडी का कर्मचारी हो, पुलिस की कार्रवाई हो, या फिर राज्य का एक आम नागरिक जिसने ईडी पर आरोप लगाया है, ईडी के अधिकारी पर, उसको क्या कानूनी हक है और पुलिस की कार्रवाई किस तरह से देखी जाए? जिस प्रकार से खबरें जो आ रही हैं आप लोगों के माध्यम से जी, और उसमें जिस प्रकार से कहा गया कि जो पेयजल स्वच्छता के कर्मचारी संतोष कुमार के ऊपर पूछताछ के दरमियान उन पे हमला किया गया, वो कहीं ना कहीं आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है और इसको कस्टोडियल हिंसा के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है। ये किसी का भी आप पूछताछ कर सकते हैं, आप पूछताछ के दरमियान किसी पे हिंसा का प्रयोग ना करेंगे। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा है। ऐसा नहीं कि आज कोई नया इस तरह का कोई घटना हुआ है। इसके पहले भी डीके बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि किसी भी प्रकार से आप कस्टोडियल हिंसा का उपयोग नहीं कर सकते हैं जी। ये एकदम मानवता के खिलाफ है। तो इसको इस रूप में देख सकते हैं। जब पुलिस की कार्रवाई के बारे में क्या कहेंगे? पुलिस की कार्रवाई, पुलिस जांच करेगी और इसको निष्पक्ष जांच के लिए निश्चित रूप से वहां पे एविडेंस को लेना होगा। वहां का जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा या सीसीटीवी कैमरे होंगे, उससे वो वहां से एविडेंस का ये खींचिए। यही सवाल है धीरज जी। पुलिस ने जिस स्टाइल में कार्रवाई किया उस पर सवाल उठ रहा है। जिस समय दफ्तर पहुंच गए उस समय दफ्तर अमूमन खुला ही नहीं होता है, तो इसके लिए कागजी प्रक्रिया जरूरी है या पूरे दलबल के साथ दफ्तर पहुंच जाएं उस व्यक्ति की तलाश में? ये एक सियासी मुद्दा बन गया। किसी भी नागरिक को, किसी को भी गिरफ्तार करने या किसी से पूछताछ करने के लिए पहले संविधान में प्रावधान है कि उसमें नोटिस दिया जाता है। उसको नोटिस देने के बाद उसको बुलाया जाता है। कई नोटिस जाने के बाद भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो बहुत सारे नोटिस जाने के बाद भी 5-6 तक इंतजार करते हैं कि 5 नोटिस दिए, 6 नोटिस दिए, उसके बाद जब लोग आते हैं तो उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन इस तरीके से पूछताछ करने और उस पर हिंसात्मक प्रयोग करने का कहीं से कोई मौलिक अधिकार नहीं है। उनका मौलिक अधिकार का जो नागरिक का मौलिक, अगर कोई कर्मचारी आरोपी है किसी मामले का, तो आप उसके दफ्तर जाएंगे या पहले उसके घर पे उसे तलाशेंगे? नहीं, किसी को भी उसको पहले नोटिस सर्व करेंगे, चाहे वो आप दफ्तर में सर्व करें या घर में सर्व करें। पहले उसे नोटिस सर्व करेंगे, उसे नोटिस दे करके अपने पास बुलाएंगे। किसी भी थाने में भी अगर कोई केस दर्ज होता है तो उनको 35 का नोटिस जाता है। बिल्कुल, प्रतुल जी इसी बात का उल्लेख कर रहे थे और इसी बात के आधार पर वो कह रहे हैं कि पुलिस के माध्यम से ईडी की टीम पर दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है। कमल जी, जांच पड़ताल अपनी जगह है, लेकिन जांच पड़ताल का एक वैधानिक तरीका है, उस तरीके का अनुपालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण मौजूदा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कमल जी जांच पड़ताल का अपना सुन नहीं पाए, आवाज बढ़िया जांच पड़ताल की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, इस वजह से यह सवाल उठ रहा है। हेलो, चलिए हम दोबारा जुड़े। चलते चलते एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रतुल जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि इस तरह के तमाम बयान हमारे पास आ रहे हैं तो वो जरूरी नहीं कि कमल जी की बात पर ही रिएक्शन ले, लेकिन उनकी पार्टी के नेता के बात पर रिएक्शन ले लेते हैं कि तोते के तौर पर ईडी और सीबीआई को देखते हैं आपके विरोधी और ये कह रहे हैं कि तोते की गर्दन पकड़ी गई है तो जिसकी जान तोते में बसती है उसे तकलीफ ज्यादा हो रही है। प्रतुल जी, देखिए दीपक, मैं सिर्फ एक चीज समझता हूं कि भारत का कानून जो है
वो ये इजाजत देता है कि किसी के ऊपर आरोप लगता है, एफआईआर होता है, तो उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उसको कुछ साक्ष्य मिलता है तो उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये लगा दिया है कि सीधे तौर पर आप किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते जब तक वो हीनियस क्राइम नहीं हो। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ईडी की छापेमारी थी और अब गिरफ्तारी होगी, यानी आपने पूरी जो पोल थी वो खोल दी, होना ही चाहिए, पूरी पोल खोल दी बिना इन्वेस्टिगेशन के। किसी का सर फोड़ देंगे आप और उस पर सवाल भी नहीं होगा। बीच में बोलना बौखलाहट दिखा रही है। आप सर किसी का फोड़ देंगे, आप पर सवाल भी नहीं करेगा कोई। आपने संविधान की हत्या की इमरजेंसी लगाकर, आपने जिस तरीके से, देखिए देश में एक ही उदाहरण है जब भ्रष्ट आचरण के कारण किसी प्रधानमंत्री की सदस्यता गई हो। इंदिरा गांधी जी की सदस्यता भ्रष्ट आचरण के कारण गई थी। ईडी किसकी है, इसको लेकर इस तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन ईडी जांच के लिए एक एजेंसी है और वो अपना काम कर रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने जिस अंदाज में काम किया है उस को दबाव बनाने की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, न कि कानूनी कार्रवाई के तौर पर। और इसको लेकर झारखंड की सियासत में विवाद शुरू हो गया है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल शाहदेव जी, कमल ठाकुर जी और धीरज जी अपना समय देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अगले दिन किसी और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।